Jai friends and welcome to this power packed session of research editorial analysis powered by growth mode UPSC. I am ध्रुव जानी। दोस्तों आज टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख के बारे में बात करेंगे जो आज के दिन प्रदर्शित हुआ है। आज मात्र एक ही लेख के बारे में बात करेंगे जो कि थोड़ा महत्वपूर्ण है, जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है, आरबीआई अप्स द गेम, यानी कि आरबीआई जो है वो अपना जो खेल है वो सुधार रहा है, और जो खेल है वो उसका जो संदर्भ है जो लेखक के द्वारा लिया गया है वो है डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स है, जिसकी चर्चा पिछले कई वर्षों से हमारे भारत में चल रही है। और सब लोग जो है या सरकारी नीतियां जो है ये डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट की फेवर कर रही है। तो इसके बारे में थोड़ा लेख है, आरबीआई ने क्या कदम उठाए हैं हाल ही में, उसका आधार लिया गया है लेखक के द्वारा इस लेख में। हालांकि इस लेखक का नाम हमें मालूम नहीं है क्योंकि लेख बेनाम है। तो देखेंगे पूरा लेख, और उसमें जो आरबीआई की नीतियां हैं, सरकारी नीतियां हैं, यह पूरा सीनरियो को प्रमोट करने के लिए, इसको एनहांस करने के लिए। मगर लेख से पहले मैं दो तीन चीजें आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं। उसमें से जो सर्वप्रथम है वो है एडिटोरियल्स, जिसका अभ्यास जो है हम लोग रोज करते हैं, और मेरी तरफ से आपको प्रत्येक दिन जो महत्वपूर्ण लेख है, एक या दो होंगे, वो आपको मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि आपको कई सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर, मगर हम जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। ये प्रथम मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा हुआ, आपको मालूम ही होगा कि सवेरे 7 बजे से लाइव के सेशंस जो है कई प्लेटफॉर्म्स के चल रहे हैं, ठीक है, जो विद इन हाफ आवर 4-5 लेखों का आपको सारांश देते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यह एक मूर्खता है, और अगर आपको किसी विषय के साथ न्याय करना है तो आपको उसकी जड़ तक जाना होगा, फिर हम उस विषय के साथ न्याय कर पाएंगे। आधे घंटे में 4 या 5 एडिटोरियल्स देना, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। दूसरी बात, पॉसिबल है जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स के द्वारा दिया जाता है कि वही लेख को तोड़ के उसका हिंदी में अनुवाद करके आपके समक्ष प्रेजेंट कर देना, मगर वो जो सेशंस होते हैं उन प्लेटफॉर्म्स के, वहाँ रिसर्च लैक होता है, वहाँ संशोधन जो है वो नाम मात्र का होता है, नहीं होता है। तो ये करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो आप पढ़ ही सकते हो न्यूज़पेपर में से लेख। न्यूज़पेपर के लेख के टुकड़े करना वो एक बेबुनियादी बात है, उसका कोई जो है रोल ही नहीं है हमारे परीक्षा की तैयारियों में। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक महत्वपूर्ण लेख उठाते हैं, उसके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं और आपके समक्ष प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कदम जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, हम वो थियरी फॉलो करते हैं कि किसी भी चीज को, या आप कह लीजिए कोई एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अब अपने एक व्यक्ति है जिसने 1000 कॉन्सेप्ट भिन्न प्रकार के अलग अलग तैयार किए, और सामने एक व्यक्ति है जिसने एक ही कॉन्सेप्ट तैयार किया मगर वो 1000 बार किया। तो क्या लगता है आपको, स्पेशलिटी इन दोनों व्यक्तियों में से किसने डेवलप की होगी? निसंदेह जो एक कॉन्सेप्ट लेकर आगे चला है, एक कॉन्सेप्ट का अध्ययन उसने 1000 बार किया है, ही विल बी सक्सेसफुल, वो सफल होगा। और यहाँ इन लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो आपने उसके जड़ तक नहीं पढ़ी होगी, उसको न्याय नहीं दिया होगा, तो इट्स ऑब्वियस कि आपको कंफ्यूजन होना ही है, ठीक है। तो हम लोग यह थियरी फॉलो कर रहे हैं, वी आर टेकिंग वन कॉन्सेप्ट एंड वी आर स्टडिंग इट वेरी इंटेंसिवली। इसलिए हमारे एक एडिटोरियल के जो सेशन है वे एवरेज 40 मिनट्स के आते हैं, एवरेज 45 मिनट्स के आते हैं। यही एक कारण है, और यही मोडस ऑपरेंडी जो है वो हम फॉलो करेंगे। आखिरी बात, अगर आप यह जो पूरे के पूरे सेशन है वो आप देखते हैं और अगर आपको पसंद आते हैं तो बिना भूले आप लाइक कीजिए हमारी चैनल को, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वे घर पर बैठ के अपनी तैयारी जो है वे एकदम निःशुल्क कर सके, एकदम अच्छी तरह से कर सके। अब देखते हैं हमारा पूरा लेख। सर्वप्रथम हम लोग लेख का जो फोटोग्राफ है उसको देखने का प्रयास करेंगे जो आज के दिन प्रदर्शित हुआ है। एज आई टोल्ड यू, इट्स अननेम्ड, इसका कोई नाम नहीं है, और लेख ने आधार लिया है जो परसों हमारे आरबीआई के जो गवर्नर थे उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और आरबीआई ने
मॉनिटरी पॉलिसी को रिव्यू किया है। तो उसमें 2-3 सकारात्मक बातें हैं जिसका आधार बनाकर लेखक ने इस लेख में हमें समझने का प्रयास किया है, जिसको फर्दर हमने आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है और उसके साथ हमारे जो संशोधित तत्व है वो भी हमने जोड़ने का प्रयास किया है। देखते हैं। सर्वप्रथम, जैसे आपको मालूम ही है दैट वी आर स्टडिंग दिस सेगमेंट ऑफ रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस इन 3 पार्ट्स, मेनली इन 3 पार्ट्स। कभी कभी ऐसे लेख आ जाते हैं जिसमें हमें संशोधन की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो वे लेख जो होते हैं वे थोड़ी उच्च कोटि के होते हैं, उच्च गुणवत्ता के होते हैं। यहाँ हमें 3 भागों में इस लेख को पढ़ना है। शुरुआत करते हैं लेख के निष्कर्ष से। 4 दिसंबर को जो आरबीआई द्वारा की गई आर्थिक नीति को इस लेख में आधार बनाया गया है। आर्थिक नीति की घोषणा हुई आरबीआई के द्वारा, उसके गवर्नर के द्वारा, और इसी के समाचार को इस लेख ने आधार बनाया है। इस लेख में आरबीआई के कुछ कदम की सराहना की गई है। जैसे आरबीआई डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट की तरफ बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर भार दे रहा है, तो लेखक ने इस बात को अच्छा बताया है हमें और आरबीआई की थोड़ी प्रशंसा की है। देखते हैं लेख में कुछ महत्वपूर्ण बात है। देखिए, 2 सकारात्मक बातें आरबीआई द्वारा घोषित आर्थिक नीति में दिख रही है। उसमें से सर्वप्रथम हमारा अर्थतंत्र मंदी जो कि कोरोना ट्रिगर्ड थी, कोरोना के कारण थी, उसमें से गति से उभर रहा है। जो 2-3 महीने पहले जो प्रिडिक्शन हुए थे आरबीआई के द्वारा ही या अन्य कोई एजेंसियों के द्वारा, उसकी तुलना में हमारी जो गति है उभरने की, रिकवरी की, वो कई गुना ज्यादा है। वो एक अपने आप में ही एक पॉजिटिव समाचार है, सकारात्मक न्यूज है। उसके बाद आरबीआई ने तय कर लिया कि भारत में डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा मजबूती से विस्तार करेगा। डिजिटल पेमेंट, या आप कह लीजिए पूरा का पूरा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि डिजिटल पेमेंट इज ओनली पॉसिबल व्हेन मैंडेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर। अगर आपके पास मोबाइल फोन ही नहीं है, अगर आपके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, देन इट विल बी नॉट पॉसिबल टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स इन आवर एंटायर इकोनॉमी। और जैसा हमें मालूम ही है कि हमारे मैक्सिमम जो लोग हैं, मैक्सिमम हाउस होल्ड्स है, वे अनऑर्गेनाइज्ड व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं। कई सारे कुटुंब के बैंक अकाउंट्स नहीं है, ठीक है, कई सारे लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। रूरल इंडिया में देयर इज नो इंटरनेट एक्सेस, देयर इज नो वाईफाई एट ऑल, ठीक है। तो इन सारे मुद्दों पर हमारी सरकारी नीतियों को काम करना होगा, तभी ये जो डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट की जो परिकल्पना है हमारी, वो हम लोग साकार कर पाएंगे। देखिए, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 2-3 कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत आरटीजीएस 24/7 कर दिया गया। हमें सबको मालूम है इट इज अ मोड ऑफ पेमेंट, या आप कह लीजिए फंड ट्रांसफर, उसको 24 कलाक कर दिया गया, राउंड द क्लॉक। हम लोग अब बैंकिंग आवर्स के अलावा के समय में भी घर बैठे हम लोग आरटीजीएस कर सकते हैं। तो इट इज अ बूस्ट इन द पेमेंट सिस्टम, या आप कह लीजिए इन द डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऑफ कंट्री। दूसरा, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इसकी जो सीमा थी 2000 की, वो सीमा बढ़ाकर आज के दिन कर दी गई 5000 रुपए, जो कि जनवरी से लागू होगी, Jan 21 से लागू होगी। ये भी एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इट विल बूस्ट कॉन्टैक्टलेस रिटेल पेमेंट्स, इट विल बूस्ट कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस एज वेल। देखिए, कॉन्टैक्टलेस जो है, इसका मतलब यहाँ क्या है, थोड़ा सा भिन्न है। मोबाइल पेमेंट्स और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स, ये दोनों वैसे तो दूर से तो सेम ही दिखेंगे, मगर जैसे ही हम लोग उसके नजदीक जाएंगे तो उसमें हमें एक भिन्नता नजर आएगी। और वो भिन्नता ये है कि कॉन्टैक्टलेस जो होते हैं उसमें फिजिकल प्रॉक्सिमिटी चाहिए, विच मीन्स आप पेट्रोल डलवाने गए अपनी गाड़ी में, तो वहां आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स कर सकते हैं, बिकॉज यू आर इन द प्रॉक्सिमिटी टू द पेई। आप जिसको भुगतान कर रहे हैं, आप उसके नजदीक होंगे, आप उसके करीब होंगे। मगर मोबाइल पेमेंट्स में क्या है, मोबाइल पेमेंट यूजेस एक्चुअली सेल्युलर डेटा और ए वाईफाई, तो आप लोग दूर बैठकर भी मोबाइल पेमेंट के मार्फत से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निकल बात है जो मोबाइल पेमेंट्स को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट से भिन्न करती है, उससे अलग रखती है। ये बात हमें समझनी है। यहाँ एक पोर्शन है हमारे पास जिसमें हमें बताया गया है व्हाट इज कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स। दिस टाइप ऑफ पेमेंट्स आर डन यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, अदर डिवाइस इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स। अदर डिवाइस में पीओएस आ जाएगा।
जो मशीन होता है आज के समय, और आफ्टर द गवर्नमेंट ड्राइव टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, ये मशीन जो है वो आजकल कॉमन हो गए हैं, पहले नहीं दिखते थे। यानी कि 2015 या 14 के पहले पूर्व हमें नहीं देखते थे, मगर उसके पश्चात आज हमें हर एक छोटे शॉप पर भी यह मशीन जो है वो मिलता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की एक जो है एक प्रमोटिंग पॉलिसी है डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ प्रोक्सिमिटी चाहिए। in this type of payment you need a close contact with your payee. It uses radio frequency identification और near field communication। देखिए, दोनों ही ऐसी तकनीक है जिसमें फिजिकल प्रोक्सिमिटी की जरूरत है। अगर आप उसके सामने नहीं खड़े होंगे, उसके पास नहीं खड़े होंगे, then you are not able to pay with the help of contactless transaction, then you have to only do mobile payments। मगर अगर आप नजदीक है तो आप लोग इसका उपयोग जो है वो भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन कॉन्टैक्टलेस पेमेंट एंड मोबाइल पेमेंट्स। देखते हैं आगे। और अगर मोबाइल पेमेंट्स की बात करें तो उसका जो यूज है, जैसे ही मैंने बताया, इट यूजेस सेल्यूलर नेटवर्क और वाईफाई। बड़े पैमाने पे है, दूर से आप पेमेंट कर सकते हो आपके पेई को जो आपके आपसे दूर है। और इन केस ऑफ कॉन्टैक्टलेस यू कैन नॉट पे टू द पर्सन हु इज फार फ्रॉम यू। देखते हैं आगे। देखिए, नॉन कैश रिटेल पेमेंट्स में डिजिटल ट्रांजैक्शन का हिस्सा 97% रहा। ये एक अपने आप में ही एक सकारात्मक बात है। यहां से लगता है कि जो लोग हैं वे धीरे धीरे अब मोबाइल पेमेंट के, या आप कह लीजिए डिजिटल पेमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस दिशा में आगे जा रहे हैं। भारत में डिजिटल बैंकिंग को मुख्य रूप से 2 चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर हमें हमारा पूरा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डिजिटल बनाना है तो हमें पॉसिबली 2 चैलेंजेस का सामना करना होगा। ग्राहक का विश्वास जीतना होगा उसकी सुरक्षा व गोपनीयता के साथ समझौता किए बिना। यस, गवर्नमेंट या आप कह लीजिए पॉलिसी मेकर्स हैज टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर विदाउट वायोलेटिंग देयर प्राइवेसी और देयर सिक्योरिटी। और दूसरा, उत्तम इंटरनेट नेटवर्क का विस्तार करना। पान इंडिया, फिर रूरल हो, माउंटेनियस रीजन हो, हमारा नॉर्थ ईस्ट हो या मध्य भारत हो या कोई भी भारत का हिस्सा हो। देखिए, ये जो चैलेंज है इसको कोडिफाई किया गया है। यह चैलेंज को अगर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें से कई सारी जो चैलेंजेस है वे निकल के सामने आ सकती है। मगर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस हैज बीन कोलेज्ड अंडर 2 हेड। ये 2 सिरों के नीचे सबको कोडिफाई किया गया है, सब प्रश्नों को या सब चुनौतियों को। तो एज अ होल हम लोग यह 2 को साथ में लेकर चल सकते हैं कि एक तो उत्तम इंटरनेट चाहिए और दूसरा ग्राहक का विश्वास जो है वो महत्वपूर्ण है, उसको जीतना होगा। तभी व्यक्ति जो है वो कैश को छोड़कर डिजिटल की तरफ जाएगा। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के जो व्यक्ति विशेष होते हैं उन लोगों की भावना कैश के साथ जुड़ी होती है, नकद के साथ। वी एक्चुअली लव कैश ओवर डिजिटल मनी। तो ये भी हमारे दिमाग में से निकलना होगा। व्यक्तियों को विश्वास दिलाना होगा कि ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, वे सुरक्षित होते हैं, वे हमारी गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करते हैं। ये सब समझाना होगा, यानी कि सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। और उत्तम इंटरनेट तो है ही है, उसके सिवा तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखते हैं आगे। भारत इस मुद्दे पर नाजुक संकट काल से गुजर रहा है। अब डिजिटल पेमेंट्स को प्रोत्साहन करने का मुख्य जो है मुद्दा नहीं है। शुरुआत में होता था, जब हमने हमारी जो डिजिटल पेमेंट सर्विस शुरू की हमारी सरकार के द्वारा, तो तब इंसेंटिव्स दिए जाते थे कि ग्राहक व जो पेई है वे सब डिजिटल माध्यम के दिशा में चले जाए। मगर अब से यह इंसेंटिव्स देने की जरूरत नहीं है। जरूरत जो हमें है तो हमारी सेवाओं को सुधारना है और ग्राहकों का विश्वास जीतना है। सेवाओं में सुधार तभी होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, और ग्राहकों का विश्वास तभी हम लोग जीत सकेंगे जब हम लोग उसको एक लेवल तक अवेयर कर देंगे, या ये साबित कर देंगे कि यह जो सब सिस्टम है डिजिटल पेमेंट की, ये 100% सुरक्षित है, 100% गोपनीय है।
वरना थोड़े ही दिनों पहले एक HDFC का समाचार हमारे सामने थे कि RBI ने HDFC का जो डिजिटल प्रोग्राम था 2.0 उसको रोकने का ऑर्डर दे दिया है, उसको रोकने का आदेश दे दिया है। तो इट वाज गिवन ड्यू टू दिस टाइप ऑफ रीजंस, क्योंकि RBI में थोड़े दिनों पावर की कटौती हो गई थी, इलेक्ट्रिसिटी थी उसके प्राइमरी पेमेंट सेंटर में। तो पूरे देश में जो है हल्ला मच गया था, कई लोग जो है वे फंस गए थे ट्रांजेक्शन के बीच में। ठीक है, तो RBI ने अकाउंटेबिलिटी को सेट करने के लिए HDFC को टेम्पररीली बोला है कि आप अभी कोई कदम ना उठाए अपने डिजिटल जो है सिनेरियो में। RBI का मानना है कि आप पहले आपकी सेवाएं सुधारें और फिर जो है कस्टमर्स को डिजिटल पेमेंट का आश्वासन दे या उसको प्रेरित करें। देखिए, यहां तक लेख की महत्वपूर्ण बातें देखी। अब हमारा संशोधित जो है चरण, जिसमें कुछ तत्वों की बात हमने की गई है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट्स हमें यह देखना है। देखिए, सर्वप्रथम हमें तो यह समझना होगा कि व्हाट इज डिजिटलाइजेशन, विच मीन्स कि आप अपने एवरीडे लाइफ में डिजिटल थिंग्स का उपयोग जो है वो बढ़ा दें। आप अपना सभी काम विद द हेल्प ऑफ डिजिटल थिंग्स ही करें। तो दिस इज द बिग मीनिंग ऑफ डिजिटलाइजेशन, और ये एक अम्ब्रेला है। मैं अगर आपको बताना चाहूं तो डिजिटलाइजेशन यह एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर से कई सारे उसके सब ब्रांचेस आप कह लीजिए निकल सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम आएगा ई गवर्नेंस, उसके बाद प्रोसीजर्स, उसको भी हमें डिजिटलाइजेशन करना है। उसके बाद रिकॉर्ड्स कोई भी हो, वेदर लैंड रिकॉर्ड्स हो, वेदर जो है स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड्स हो, कोई भी रिकॉर्ड हो उसको डिजिटलाइजेशन करना है। एजुकेशन करना है, पेमेंट करना है और एक्सेट्रा। तो आज का जो हमारा मुद्दा है चर्चा का, वो एकमात्र शाखा है पूरे डिजिटलाइजेशन कार्यक्रम की, जिसके ऊपर आज हम जम के बात करेंगे। देखते हैं। देखिए, भारत सरकार डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट करने के लिए कटिबद्ध है, ये हमें सबको मालूम है, और सरकार ने कई सारे कदम भी उठाए हैं जिसका जिक्र आगे हम लोग हमारे लेक्चर में करेंगे। सरकार ने डिजिटलाइजेशन या डिजिटाइजेशन के साथ समाज को जोड़ने के लिए ई गवर्नेंस को अपना लिया। हमें मालूम है कि जो NDA सरकार है जब से सत्ता में आई है तब से ई गवर्नेंस पर उसका भार है, उसकी अग्रता है। तो वो इसीलिए है क्योंकि यह ई गवर्नेंस के माध्यम से या ई गवर्नेंस की नीति को लागू करने से सरकार जो है वो व्यक्ति विशेष का या सामान्य व्यक्ति का विश्वास लेना चाहती है, या सामान्य व्यक्ति को विश्वास में लेना चाहती है कि लोग ऐसा सोचे कि भाई हमारी सरकारें भी यूज कर रही है इंटरनेट का इतना एक्सटेंसिवली, तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है। सभी सरकारी साइट है जिसमें पेमेंट की लेन देन होती हो, वहां ऑनलाइन एक पेमेंट गेटवे रख दिया गया है, जिससे व्यक्तियों के ऊपर, सामान्य व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव पड़े कि सरकारी जो संस्थाएं हैं या सरकारी जो साइट्स है, वेबसाइट्स है, वो भी डिजिटल पेमेंट का उपयोग करती है, तो हम क्यों ना करें। ठीक है, तो ऐसा एक ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए यह ई गवर्नेंस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा भार दिया जाता है। इसका मेरिट से ये एक अलग जो है चर्चा का विषय है। इसके मेरिट से ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी या टाइम जो है वो कम लगेगा, इत्यादि इत्यादि। मगर इसका जो एक सोल रीजन है, वो रीजन ये है कि सरकार इस ई कॉमर्स के माध्यम से मानसिक क्रांति करना चाहती है और लोगों को भी इस दिशा में घुमाना चाहती है। देखते हैं आगे। डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को सिद्ध करने में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। जो परिकल्पना, जो हमने अम्ब्रेला की बात की, ये परिकल्पना दरअसल डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया में सब कुछ डिजिटल करने की जो है परिकल्पना है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो प्रोसीजर हो गवर्नमेंट, चाहे वो रिकॉर्ड्स हो, चाहे वो पेमेंट हो। कैशलेस सोसाइटी के निर्माण में मदद मिलेगी। कैशलेस सोसाइटी जिसको हम लोग आजकल प्रमोट कर रहे हैं, और इसके भी कई सारे मेरिट्स है। देखिए, प्रत्येक पक्ष की दो बातें होती है, दो बाजू होती है। एक उसके मेरिट्स होते हैं और दूसरे उनके डिमेरिट्स होते हैं। तो यहाँ अगर हम मेरिट्स की बात करें कैशलेस सोसाइटी में, तो कई सारे मेरिट्स है। वी कैन कर्ब ब्लैक मनी, वी कैन कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग, वी कैन कर्ब एनी अदर जो है ऐसा सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस। देखते हैं आगे। भारत का अर्थतंत्र नकद प्रधान अर्थतंत्र है। यस,
भारत का अर्थतंत्र भी नकद प्रधान है और भारतीय व्यक्तियों का जो मानस है वो भी नकद प्रधान है। 60 to 70% जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वे नकद में ही होते हैं ओवरऑल हमारी पूरी इकोनॉमी में। और उसमें से भी जो सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन हम लोग को है अगर कैश का, तो वो है गवर्नमेंट सब्सिडीज। दे रफली काउंट अबाउट $3 trillion annually. It's a crazy amount. तो यहाँ से हमें शुरुआत करनी होगी, गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है वहाँ से शुरुआत करनी होगी। उसका पहले डिजिटाइजेशन करना होगा, फिर बाद हम लोग सामान्य व्यक्तियों को इंसिस्ट कर पाएंगे, या सरकार जो है वो इंसिस्ट कर पाएगी कि भाई आप भी नकद का यूज मत कीजिए, नकद को आप डालिए बैंक में और बैंक के द्वारा पेमेंट कीजिए। उसके बाद डिजिटल इंडिया एवं डिजिटल पेमेंट की परिकल्पना तब भी पूरी होंगी जब आधारभूत संरचना का विकास होगा। यह भी एक बहुत ही बड़ी चुनौती है हमारी सरकार के सामने। अगर सरकार को डिजिटल पेमेंट्स को प्रोत्साहित करना है या डिजिटलाइजेशन को प्रोत्साहित करना है अपने आप में, तो उसको एक बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, जो आज के दिन हमारे पास नहीं है, जिसके ऊपर हमारी सरकार जम के काम कर रही है। भारत में इंटरनेट व्यवस्था को सुधार जा सकता है या सुधारना पड़ेगा। मोबाइल इंटरनेट पहुंच को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि पेनिट्रेशन। आज हम अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 2 वर्षों में थोड़ा इजाफा हुआ, थोड़ा सुधार हुआ है, मगर 2017 तक परिस्थिति जो है वो थोड़ी गंभीर थी। मोबाइल यूजर्स तो थे मगर स्मार्टफोन यूजर्स कम थे, इंटरनेट यूजर्स भी कम थे, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है या एक्सेस है वो भी बहुत ही कम था। और यह सब करने के लिए एक मेन इंग्रेडिएंट है वो है लिटरेसी, साक्षरता। वो भी हमारे भारत में कम है। जो साक्षरता में दिखती है वो अर्बन एरिया तक सीमित है। अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे भारत के, तो लिटरेसी का जो रेट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो वो भी एक अपने आप में ही एक चुनौती है। इंटरनेट लोग तभी यूज कर पाएंगे या इंटरनेट से पेमेंट लोग तभी कर पाएंगे जब वे थोड़े पढ़े लिखे होंगे, उन लोगों को आता होगा। और कैश में कॉन्ट्ररी है, कैश में पढ़ा लिखा हो कोई भी हो वो कैश से पेमेंट आसानी से कर सकेगा। तो थोड़े मुद्दे हैं जिसके ऊपर सरकारों को बात करनी है। मेन मुद्दा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, संरचना, आधारभूत संरचना या कह लीजिए बुनियादी संरचना, इसको सुधार करना पड़ेगा। फिर हम लोग यह जो हमारी परिकल्पना है या हमारा उद्देश्य है उस तक पहुंच पाएंगे। देखिए, इस दिशा में अगर सरकारी कदम की बात करें तो कई सारे कदम उठाए गए सरकार के द्वारा। ऐसा नहीं है कि सरकार कार्य नहीं कर रही है, कार्य नहीं संदेह कर रही है, मगर अभी भी थोड़े एफर्ट्स की जरूर है और एक चैनलाइज्ड फॉर्म में यह एफर्ट्स होने चाहिए, वो समय की मांग है। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जनधन योजना आर्थिक समावेशन के लिए अब सरकार को ऐसा विचार आया, ये मैं पहले आपको इसका ईयर बता दूं, 2014। अब सरकार को एक विचार आया कि सभी लोगों को हम डिजिटल पेमेंट के अंतर्गत समावेश कर लेंगे। तो डिजिटल पेमेंट करने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है। तो सरकार ने देखा कि कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है, तो आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक सरकार को जो है माहिती दी गई कि देयर आर लेस देन 50% बैंक अकाउंट्स ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन। तो सरकार ने बोला कि तो पहले रुक जाइए, पहले सबसे प्रथम हम लोग सबको बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड करने का काम करेंगे। और वो काम करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीरो बैलेंस अकाउंट जिसे हम कह सकते हैं, उसको खोलने का प्रयास किया गया और खुले भी, आर्थिक समावेशन हुआ भी। आगे अगर हम देखें तो इसका दुरुपयोग भी हुआ डिमोनेटाइजेशन के समय में, मगर यहाँ हमें वो बात नहीं करनी है, वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। यहाँ हमें यही देखना है कि आर्थिक समावेशन के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत है वो की गई। देखते हैं डिजिटल इंडिया, ये भी एक दूसरा कार्यक्रम है जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके तहत यह 4 मुद्दों पर सरकार कार्य करेगी। क्या है 4 मुद्दे? रूरल ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, यूनिवर्सल मोबाइल एक्सेस, यूनिवर्सल मोबाइल एक्सेस, कोई भी जाति का हो, कोई भी ज्ञाति का हो, पढ़ा हो ना पढ़ा हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हो, सबको मोबाइल एक्सेस मिलना चाहिए। वाईफाई इन वर्सिटीज, देखिए वर्सिटीज यानी कि विद्यापीठ, यूनिवर्सिटीज की बात है, विद्यापीठ। पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट, रेलवे स्टेशन हो या कोई मेन जगह हो, लैंडमार्क जगह हो किसी भी
गांव की या प्रदेश की, तो वहां पब्लिक वाईफाई होना जरूरी है। ठीक है, तो ये डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम है और उसके तहत यह 4 हेड में सरकार काम करेगी। अब इसके भी हम हेड निकाल सकते हैं, जैसे भारत नेट है रूरल कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो वो आज हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हम एज ए होल देखेंगे कि सरकारी नीतियां क्या रही है, नीतियों में किया है, उसके लिए हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। मगर आज हमारा जो विषय है वो है सरकारी नीतियां जो है वो क्या है, एज ए होल हम लोग जो है स्टडी करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं आगे। तीसरे कदम की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई, जिसकी शुरुआत 2016 में की गई, जो व्यक्ति को छूट प्रदान करेगी अपने भुगतान एक ही अभिज्ञापक यानी कि एक ही आइडेंटिफायर का उपयोग करके। मल्टी पेमेंट्स कैन बी डन बाय यूजिंग वन आइडेंटिफायर। और ये आइडेंटिफायर क्या होगा, जनरली आधार नंबर के ऊपर हम लोग आज के समय पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सरकारी कदम हुआ। उसके बाद भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में हम लोग BBPS कहते हैं, ये भी एक मल्टी मोड पेमेंट सिस्टम ही है, जिसके तहत हम लोग अपने जो पेई होते हैं उसको हमारा भुगतान जो है वो कर सकते हैं। ये लॉन्च हुई थी 2013 में, मगर इसको ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला, इसका ज़्यादा विस्तरण नहीं हुआ, और वो कारण था देयर वाज लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, देयर वाज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी या मोबाइल यूसेज कह लीजिए, मोबाइल पेनिट्रेशन कह लीजिए, लिटरेसी कह लीजिए, कोई ऐसे यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम की गैरहाजिरी थी। तो ये प्रोग्राम जो है वो असफल रहा, विफल रहा। मगर अब धीरे धीरे इसको गति मिलेगी, ये गतिशील बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर के जो 3 बिंदु जो हमने देखे, जो सरकारी कदम थे, ये कदम अब इसको प्रमोट करेंगे और यहाँ से यह पूरी योजना जो है वो सफल होंगी, ऐसी हमें आशा है। देखते हैं आगे। वर्ष 2017 में RBI ने 11 पेमेंट बैंक्स को मंजूरी दे दी थी भारत में सेवा की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि अब बूस्ट करना था। विदाउट पेमेंट प्लेयर्स हाउ इट इज पॉसिबल टू एनहेंस डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। तो उसके लिए एजेंट्स भी होने जरूरी है जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो 2017 में आई थिंक 41 रिक्वेस्ट आई थी RBI के पास, 41, जिसमें से RBI ने 11 को सिलेक्ट किया और आज के दिन 6 कार्यरत है, जिसमें एयरटेल पेमेंट बैंक्स का समावेशन होता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि 2019 में लॉन्च हुई थी, फिनो पेमेंट बैंक्स, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट और NSDL पेमेंट बैंक। ठीक है, तो दिस आर द प्लेयर्स, या आप कह लीजिए दिस आर द पेमेंट बैंक्स विच आर एक्चुअली हेल्पिंग अवर गवर्नमेंट टू बूस्ट द डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये आज की पूरी बात हुई। संभवतः ये लेख हमारा यहाँ पूरा होता है। यस, इट्स ओवर। तो आज हमने यह पूरा मुद्दा देखा, डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट। पहले तो डिजिटलाइजेशन देखा, फिर उसके सब टॉपिक के हिसाब से हमने डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट देखा, और उसमें हमने जो सरकारी कदम थे उसकी भी बात की, सरकार के सामने क्या चुनौतियां होंगी उसकी भी बात की। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले विषय के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड UPSC। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।